नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। जनता दल यूनाइटेड में लगातार चल रही उठापटक को लेकर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं कुछ अपने ही नेताओं से, जिनमें शुमार हैं ललन सिंह। और खास करके नीतीश कुमार की नाराजगी अगर राष्ट्रीय जनता दल से इतर महागठबंधन की बात करें तो लालू प्रसाद से भी निकलती दिख रही है। लगातार इस बात पर चर्चा और खबरें आपने बिहार तक पर देखी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें या उससे पहले भी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच जो है कहीं ना कहीं बढ़ती दिखी। अब जेडीयू के अंदर खाने से भी खबर है कि ललन सिंह से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, एक बड़ा डेवलपमेंट यह है कि 29 तारीख को जेडीयू की दो बड़ी बैठक, राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कहा यह जा रहा है कि पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अब ललन सिंह से नाराजगी की बात में कितनी सच्चाई है, इस पर अभी कोई जेडीयू की तरफ से कोई स्टैंड नहीं। हालांकि लगातार जो है जेडीयू के प्रवक्ता जो है नेता इस बात को सिरे से खारिज करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ललन सिंह की करीबी आरजेडी से बढ़ी है और इन तमाम घटनाक्रमों पर हम नजर डालते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ, नहीं कहते जिसको दाल में काला होना, उस तरह की बातें निकल करके सामने आती है। इसी मुद्दे पे करेंगे चर्चा और खासकर इस चर्चा में हम इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या जब भी इस तरह से जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है, कोई ना कोई बड़ा फैसला लिया गया है, संगठनिक बदलाव का फैसला लिया गया। और जब भी संगठनिक बदलाव की बात होती है तो जाहिर सी बात है अब चर्चा ललन सिंह को लेकर के शुरू हो चुकी है। क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे? नीतीश कुमार उन्हें जो है क्या हटाना चाहते हैं, जेडीयू से आउट करना चाहते हैं, कोई और चेहरा बैठाना चाहते हैं? इन तमाम मुद्दों पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ खास मेहमान रमेश तिवारी सर, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर संजय कुमार सर, राजनीतिक विश्लेषक सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और विनय कुमार सर, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में। विनय कुमार सर, अंदर की बात जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। आज शुरुआत आपसे करते हैं। लगातार कई डेवलपमेंट और कई तरह के बयान और बॉडी लैंग्वेज जो निकल करके सामने आ रहा है, उसमें से कहा जा रहा है कि जेडीयू में सच में कोई भूचाल आने वाला है। एक साथ देखिए, पहले एक बैठक तय थी, अब राष्ट्रीय परिषद के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक तय हो गई है और कहा यह जा रहा है कि उस दिन जेडीयू में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नाराजगी ललन सिंह से बताई जा रही है, जो कभी एकदम बहुत ज्यादा करीबी होते थे उनके। देखिए, हो सकता है कोई ऐसी बात नहीं, ललन सिंह से भी दूरी बढ़ सकती, क्योंकि ललन सिंह जी चाहते हैं कि जो वर्तमान अलायंस है इस अलायंस में चला जाए। और नीतीश कुमार के साथ दिक्कत क्या है कि नीतीश कुमार जितना कंफर्टेबल एनडीए गठबंधन में अपने को पाते हैं, उतना कंफर्टेबल इंडिया गठबंधन में वो अपने को नहीं पाते। एनडीए गठबंधन में उन्हें बहुत तवज्जो मिलता है, बहुत उनकी अलग प्रतिष्ठा उस गठबंधन में, तमाम जो नेता उनसे व्यक्तिगत उनके संबंध रहे। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ वो बहुत काम किए नहीं, इन दलों के नेताओं के साथ उनका बहुत ज्यादा रेपो रहा नहीं, तो यहाँ उनको वो तवज्जो नहीं मिल पाता है जो तवज्जो उनको एनडीए में मिलता है। तो कहीं न कहीं इस बात पर तफरका है, क्योंकि ललन सिंह जी आक्रामक रहे हैं काफी। आप पार्लियामेंट में देखिए, अमित शाह पर आक्रामक रहे, और जो भारत की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उस पर आक्रामक रहे। और थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मान सकते हैं नीतीश कुमार का सदैव रहा, क्योंकि अपनी बातों से बहुत ज्यादा आक्रामक कभी नीतीश कुमार नहीं होते केंद्र सरकार के ऊपर। घुमा फिरा के बात कहते हैं, घुमा इशारों में बात करते हैं, लेकिन उस तरह का आक्रामक कभी आप नहीं देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के ऊपर हो या अमित शाह के ऊपर हो। कभी कभी तो ऐसा होता है, कहते छोड़िए इन बातों को, नीतीश जी का एक है तकिया कलाम कह सकते हैं। आप पकड़ रहे तो मुझे लगता है कि ये इन मुद्दों पर हो सकता है कि नीतीश जी के मन में कहीं रीथॉट हो कि हम जहां ज्यादा कंफर्टेबल अपने को महसूस करते हैं वहां लौट जाए। ललन जी थोड़ा हार्डकोर है, उनको लगता है कि जो अभी वर्तमान गठबंधन है इसी को मजबूती से चलाया जाए। तो इसी मुद्दे पर हो सकता है कि कुछ न कुछ तफरका हो। और पहले भी देखिए, ललन सिंह जी से बहुत अच्छा संबंध नीतीश जी का रहा, बहुत पुराना संबंध, हम लोग जानते हैं उन संबंधों को। 80 से नीतीश जी के करीबी रहे, लेकिन 2009 में तो नीतीश जी से अलग भी हुए ललन जी, 10 में अलग रहे, अलग उन्होंने नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था और पूरा कैंपेन उन्होंने चलाने का काम किया था।
और वो कहते भी थे कि भाई नीतीश कुमार का पेट में जहां दांत है, चूंकि हम बहुत साल साथ में रहे, तो उसका सर्जरी हम ही करेंगे। कहां कहां पेट में दांत है उसका इलाज हम करेंगे, सर्जरी से वो सब दांत निकालेंगे। तो इस तरह की बातें होती थी, लेकिन फिर नीतीश कुमार के नजदीक भी आए। आज के दौर में चूंकि सिद्धांत का कोई महत्व नहीं रह गया है, और ठीक ये है। आज की राजनीति की विडंबना है कि लोग कुर्सी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी करने मानो को से एक तैयार। टिप्पणी ले लेंगे, फिर विस्तार से इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। संजय सर देखिए, खबर चल रही है तमाम जगहों पर, आपने देखा होगा, और लगातार हम इस खबर को कवर भी कर रहे हैं कि नाराजगी तो कहीं ना कहीं है। चाहे इंडिया गठबंधन की बैठक में लालू प्रसाद से नाराजगी की बात हो कि भाई नाम प्रपोज नहीं किया गया, कुछ जगहों पे ये भी खबरें चली कि नाम प्रपोज किया, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने अड़ंगा लगा दिया। अब नीतीश कुमार नए सिरे से कुछ विचार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ओवरऑल पटना से उन्होंने शुरुआत की, अब तक कुछ हाथ में आया नहीं, और अब चूंकि ललन सिंह की आरजेडी से करीबी, ये खटक रही है उनको। क्या अंदर खाने की बात है, कोई जानकारी सर? देखिए, राष्ट्रीय परिषद की जब भी बैठक जेडीयू ने बुलाई है तो कोई ना कोई निर्णय हुआ है, क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक तक तो समझ में आ रही थी बात, लेकिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला करके, क्योंकि कार्यकारिणी में जो निर्णय लिया जाता है तो जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक राष्ट्रीय परिषद में उसका अनुमोदन करा दिया जाता है कि हाँ ठीक है, ये प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव के साथ राष्ट्रीय परिषद भी है। तो जब भी इस तरह के राष्ट्रीय परिषद की इन्होंने बैठक बुलाई है, कोई ना कोई निर्णय लिया है, चाहे वो जौहर साहब के समय हो, शरद यादव के समय हो, खास करके जिस समय आरसीपी सिंह थे उस समय हो, ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव हो, हर बार राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। ललन सिंह को लेकर के निश्चित रूप से जो चीजें हैं वो बाहर सतह पर आई है कि कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी है नीतीश कुमार जी की, और उस नाराजगी का पहला रिफ्लेक्शन दिखा था जब अशोक चौधरी ने साफ साफ ललन सिंह से कह दिए थे कि ये आप तय कैसे करेंगे कि हमसे पूरा जाएंगे या नहीं जाएंगे, या हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। और बाद में फिर नीतीश कुमार किस तरह से उनसे गले मिल रहे थे, किस तरह से उनके ऊपर फूल छिड़क रहे थे, तो चीजें तो दिख रही थी। और फिर भीम संसद में जिस तरह से जाकर के नीतीश कुमार ने कहा अद्भुत, वाह वाह, ऐसा सम्मेलन तो मैंने देखा ही नहीं था, तो बहुत कुछ बोल गए। तो वो चीजें तो रिफ्लेक्ट हो ही रही थी कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे सीधे सीधे उस लहजे में बात करने वाले अशोक चौधरी के पक्ष में नीतीश कुमार खड़े दिख रहे हैं। मतलब अंदर खाने में सब कुछ सही नहीं है। बार बार जेडीयू ऑफिस में जाना, पूछना क्या भाई अध्यक्ष जी नहीं है क्या, क्या कौन कौन लोग हैं ऑफिस में, इस तरह की बातों से लग रहा था कि कुछ कुछ कंफ्यूज्ड हैं। अब रह गई बात कि देखना होगा कि 29 को क्या निर्णय लेते हैं। और नजदीकियों को लेकर के तो स्वाभाविक है कि सबको पता है कि इस गठबंधन, ये तो नीतीश कुमार मंच से बोल चुके हैं कि अगर लालू प्रसाद की और के पास नजदीक हम आए, कांग्रेस के नजदीक हम आए, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें ललन बाबू का बड़ा योगदान रहा, उन्होंने ही मुझे कहा कि नहीं वहां जाना चाहिए। एक वरिष्ठ मंत्री जो इन्हीं के मंत्रिमंडल में है उनके बारे में इशारा किया, विद्युत मंत्री कि उन्होंने मुझे प्रेस किया तब मैं इधर आ गया। तो चीजें तो सार्वजनिक है, लेकिन जो इस तरह के घटनाक्रम हुए, ममता बनर्जी नाम इंडोर्स करती है, ममता बनर्जी नाम का प्रस्ताव रखती है कि खड़गे जी प्रधानमंत्री होंगे, अरविंद केजरीवाल इंडोर्स करते हैं, और केसी त्यागी कहते हैं कि यह ममता बनर्जी का निजी बयान है। राष्ट्रभाषा को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार उलझ गए, और बाद में वही अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी और कई नेता अंग्रेजी में बोलते चले गए भाषण। उन्होंने कहा कि अंग्रेज आए तब तो आए। तो ये सब जो असहजता थी वो तो दिख ही रही है ना। लेकिन ललन किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस गठबंधन से नाराज हों, और नीतीश कुमार अपनी सत्तों पर राजनीति के आदी हो चुके हैं। तो ललन के प्रति इनके मन में क्या भाव है, ये 29 तारीख की बैठक में निश्चित रूप से पता चलेगा। ठीक है, रमेश मुखातिब होंगे। निश्चित रूप से आपके जो सूत्र होते हैं बड़े ही विश्वसनीय होते हैं और बहुत ही सटीक जानकारी आप देते हैं। क्या कुछ जानकारी, देखिए 29 तारीख को 2 बैठक है और कयास ये लगाए जा रहे हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी संजय सर गिनवा रहे थे उसी का मैं
कर दूं कि जब भी इस तरह की बैठक हुई है, अंदर खाने से कुछ न कुछ बड़ी बात निकल करके सामने आई है, किसी का पत्ता जरूर कटा है। क्या खबर है आपके पास? क्या जेडीयू में कोई सांगठनिक बदलाव, और इस सांगठनिक बदलाव को क्या भूचाल माना जाए ललन सिंह के रूप में? देखिए आशीष, नीतीश का इतिहास रहा है, हम लोग कई चर्चा कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी का इतिहास रहा है कि वो जिसके करीब आते हैं, जिसको अध्यक्ष बनाते हैं, जिसको सत्ता उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, उसको निपटा देते हैं 6 महीने साल भर में। अब ये जॉर्ज फर्नांडिस के तो वो उत्तराधिकारी थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस को भी निपटाया। हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस के उत्तराधिकारी थे, फिर शरद यादव आए, फिर उसके बाद प्रशांत किशोर को गाजे बाजे के साथ लाए 2015 की जीत के बाद। ऐसा लगा कि सारी कायनात जो है वो अब जदयू की वो प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द घूमेगी। फिर उसके बाद आरसीपी सिंह आए, फिर उनको नहीं बाहर किया गया, फिर उपेंद्र कुशवाहा आए। देखिए, मुझे लगता है कि एक व्यक्तित्व दोष भी है नीतीश कुमार जी की राजनीति का, सियासत, वो पैटर्न है। मैं अपने में व्यक्ति या कोई कुंठा या किसी राग द्वेष के बगैर कह रहा हूँ, ईर्ष्या द्वेष के बगैर, कि वो ट्रैक रिकॉर्ड बोल पाए तो थोड़ा। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। थोड़ा सा लाउड बोलेंगे सर तो और ज्यादा क्लियर आवाज आ पाएगी। जी 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 जी, माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्शन के लिए। जी हाँ, तो ईर्ष्या द्वेष के बगैर उनका वो ट्रैक रिकॉर्ड है आशीष। वो ट्रैक रिकॉर्ड, अब वो ट्रैक रिकॉर्ड क्यों होता है? ट्रैक रिकॉर्ड ये होता है कि वो खुद कंफ्यूज है, वो बहुत ही कंफ्यूज रहता है, और वो कंफ्यूजन फिर पार्टी की 2 धाराओं में रिफ्लेक्ट होता है। अभी जो लड़ाई हो रही है अशोक चौधरी वर्सेस ललन सिंह, या ये जो आ रही है बात कि आरसीपी सिंह को वो दोबारा लाके अध्यक्ष बनाएंगे, या कर्पूरी ठाकुर के बेटे को अध्यक्ष बना देंगे, या कोई भी नाम आ जाए जिसको वो अध्यक्ष बना देंगे, बीजेपी उनको तवज्जो दे नहीं रही है। तो सच ये है, फैक्ट ये है कि अभी 2 थ्योरी है पार्टी के अंदर, 2 कॉन्ट्रडिक्शन है, 2 अंतर विरोध है। एक कह रहा है कि आरजेडी के साथ जो 20% धड़ा है, क्योंकि वो सबसे, और ये धड़ा क्या था जो बीजेपी पे बहुत हमलावर था। दूसरा धड़ा कह रहा है कि हमारा राजनीतिक, और दूसरे धड़े में जो उनके एमपी हैं उसमें से ज्यादा बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। उन्हें पता है कि एक तो पहले तो आरजेडी से टिकट, पता नहीं क्या होगा, गठबंधन क्या होगा, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या स्वरूप होगा। तो ये इनर कॉन्ट्रडिक्शन, पार्टी के अंदर जो अंतर विरोध है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। और ये सब कहां से शुरू होता है? क्योंकि पार्टी तो एक व्यक्ति की है, पार्टी में तो कोई डेमोक्रेटिक ऐसा तो है नहीं कि पार्टी में, जैसे बीजेपी में मोदी ने जो सोच लिया नाम वही मुख्यमंत्री बन गए। तो ये पार्टियां जो है अब जो है वैसे पैटर्न पे काम करती है। लालू ने जो कहा वो पार्टी में आरजेडी में होता है, तो जो नीतीश ने कहा वही जेडीयू में होता है। तो ये नीतीश के लेवल पे कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन पार्टी की विभिन्न धाराओं में, पहले तो वो खूब हमलावर लोगों को करवाते हैं, खूब गाली गलौज दिलवाते हैं, उसके बाद मतलब अति उत्साह में भी कुछ कार्यकर्ता आ जाते हैं, कुछ नेता आ जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये जो खिलाड़ी मजा हुआ है, यू टर्न मारने में काफी अगले मोड़ पे यू टर्न ले सकता है। सियासत की धारा यही है। तो इसमें क्या है, ये कंफ्यूजन नीतीश कुमार से शुरू होता है, और ये इनर कॉन्ट्रडिक्शन। खबर की बात जब तक आप कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव की तरह 360 डिग्री बैट्समैन है नीतीश कुमार। बिल्कुल 360 डिग्री नहीं, अब उससे ज्यादा डिग्री तो होती नहीं है, 360 डिग्री वो घूम जाते हैं। और वो ये बताते हैं, ये लोगों को भी समझाते हैं कि सियासत बिल्कुल ऐसे ही है, जो मेरे पास है मैं वो चलाऊंगा। अब उसमें क्या है कि कंफ्यूजन कार्यकर्ता लीडर में हो जाता है। अब इसमें ये नया कंफ्यूजन ये हुआ कि बड़े सपने सजा के, उनको दिखा के उनको लाया गया कि वहां तो आप राजनीतिक पारी खेल चुके, अब तो सीएम ही रहेंगे। एक राष्ट्रीय परिदृश्य पे एक छक्का मार लीजिए और लास्ट में, और आप जाइए धोनी की तरह। तो उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं दाल गल जाएगी, मैं वेटर हूं। लेकिन मुश्किल ये है कि वो बिहार मॉडल न ममता बनर्जी बाई कर रही हैं, और ना अरविंद केजरीवाल बाई कर रहे हैं, ना वो उसके खरीदार कर रहे हैं। और खासकर आशीष, एक लास्ट लाइन, क्यों उन्होंने जो ये बयान दिया ना विधानसभा में, जो महिलाओं के सम्मान कह लीजिए, अपमान कह लीजिए, जो विरोधियों ने काफी मुद्दा बनाया, उसके बाद उनकी राजनीतिक, मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास की राजनीति थी, या उनका जो वोट बैंक था, या वो प्रोग्रेसिव चेहरा था, वो उसका कटाक्ष। ठीक है, चलिए हमारे साथ अच्छी खासी संख्या और कमेंट भी कर रहे हैं। चूंकि हम लाइव सेशन में लगातार दर्शकों के कमेंट भी लेते हैं, तो उनके भी सवाल जो होते हैं वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल विनय सर आपके पास आते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मतलब धुआं है तो आग की गुंजाइश जरूर है। ये बात जो कही जा रही है, आप जरा नाम पर बात कर लेते हैं। ललन सिंह जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत पे अभी हैं। आपको क्या लगता है कि अगर किसी को प्रमोशन मिलेगा जनता दल यूनाइटेड में, तो नीतीश कुमार उनके समकक्ष कौन सा चेहरा ढूंढ सकते हैं? क्योंकि चेहरे पर भी बात अभी रमेश तिवारी सर ने उठाई। आपको क्या लगता है, हटाना इतना आसान होगा नीतीश कुमार के लिए? और क्या फिर दूसरा चेहरा जो आएगा
वो सिर्फ एक समुदाय को विशेष को या जाति विशेष को रिप्रेजेंट करेगा, या नेशनल लेवल पे उसकी एक अपनी पहचान भी होगी? क्योंकि सदन में जब ललन सिंह लगातार अभी विरोध कर रहे थे तो एक नेशनल मीडिया में भी ये चीज खबरें बनी कि देखिए भाई जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस तरह से मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं, लगातार सरकार को टारगेट कर रहे हैं। कोई ऐसा दूसरा चेहरा आपको नजर आता है जिन नामों की बात चल रही है, और आप बतौर वरिष्ठ पत्रकार लंबे समय से कवर करते रहे जेडीयू को, क्या सोचते हैं? सर म्यूट पे हैं आप, विनय सर जी। जहां तक जदयू का सवाल है तो आज भी नीतीश कुमार जदयू के सर्वमान्य नेता है, और अगर वो किसी को हटाने का मन बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उसमें किंतु परंतु हो सकता है, क्योंकि उनकी अगर इच्छा होगी तो कोई भी बड़े से बड़े नेता धराशायी हो जाएंगे। उनका किला, और ऐसा इतिहास भी रहा है, जॉर्ज फर्नांडिस से शुरू किए और एक और नाम इन लोगों ने छोड़ दिया, जया जेटली भी बहुत करीबी थी और समता पार्टी की भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। जया जेटली चाहती रही, जॉर्ज साहब भी चाहते रहे कि जया जेटली को राज्यसभा मिले, तो अध्यक्ष पद से तो उनको जाना पड़ा। कभी राज्यसभा भी भेजने का काम नीतीश कुमार ने नहीं किया। तो नीतीश कुमार किसी को भी, शरद यादव को जिस तरह से वो हटाने का, और जान लीजिए जब शरद यादव दूसरी बार जब बन रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष फर्नांडिस के बाद बनने की बात हुई, तो उस समय शरद यादव के सपोर्ट में नीतीश कुमार थे, जबकि जॉर्ज फर्नांडिस का जो खेमा था, जिस खेमा में दिग्विजय बाबू वगैरह थे, उन लोगों का कहना था कि भाई अगर जॉर्ज साहब हटे तो आप समता पार्टी के बड़े नेता रहे तो आप बन जाइए राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन उस समय नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष 2004 के आसपास जो चुनाव हुआ था, उस समय नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन्होंने शरद यादव को बनाया। फिर शरद यादव को किस तरह से हटाया गया सब लोग जानते हैं। तो नीतीश कुमार जब मन बना लेते, फिर आप देखिए आरसीपी सिंह जो उनके बहुत रक्षा कवच हुआ करते थे, जो उनके सब कुछ होते थे, उनको किस तरह से हटाया। तो नीतीश कुमार जब मन बना लेंगे तो किसी को भी हटा देंगे, और उसमें आज भी जनता दल परिवार, उनके जो कार्यकर्ता है वो नीतीश कुमार के साथ। और जो आप चेहरे की बात की, तो इस समय नीतीश कुमार को बहुत घेरा जा रहा है कि ये दलित विरोधी है। खास करके चिराग पासवान जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, और चिराग पासवान जिन मुद्दों को लेकर आए हैं कि पहले मेरे पिताजी बने, यानी आदरणीय रामविलास पासवान की इन्होंने बेइज्जती की, उसके बाद असेंबली में जीतन राम मांझी की बेइज्जती की, और जब आज खड़गे साहब का नाम आया, एक दलित प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही है, तो खड़गे साहब के नाम का ये विरोध कर रहे हैं। ये दलित विरोधी है, इसको डिक्लेयर करने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ऐसे में एक कार्ड खेल सकते हैं, और पहले भी उन्होंने खेला है। जब 2005 में वो मुख्यमंत्री बने तो जो रामविलास पासवान अलग थे, तो उनके कार्ड में उन्होंने एक दलित को स्पीकर बनाने का काम किया था, उदय नारायण चौधरी को। और आज भी मुझे लगता है कि इस कार्ड को फिर वो खेल सकते हैं और अशोक चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस अगर बात को देंगे जी सर, इस बात को और ये टिप्पणी, चूंकि विनय सर ये कह रहे हैं कि इस बात की संभावना है कि चिराग पासवान लगातार दलितों के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं, और जो भी जातिगत सर्वे आया है इस हिसाब से भी कोई दलित अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो इसका मैसेज या खुद नीतीश कुमार अपने हाथ में कमान रख सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता इस संभावनाओं को लेकर के कि ललन सिंह प्लस आरजेडी, मैं जो कह रहा हूं सर आप समझ गए होंगे, इशारों में दर्शक भी समझ गए होंगे, कोई बड़ा खेल हो जाएगा नीतीश कुमार के साथ ऐसे में, महाराष्ट्र पार्ट 2? देखिए राजनीति तो खेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक चीज तो है कि अगर जिस तरह से इनके एक एमएलसी हैं, खास एमएलसी गांधी जी, वो गांधी जी को भेजते हैं आरसीपी सिंह के यहाँ, और आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा से गांधी जी की घंटों बातें होती है, और फिर वो आरसीपी सिंह से, जैसा कि मुझे भी जानकारी है कि आरसीपी सिंह से बात कराई जाती है नीतीश कुमार। अब क्या बात कराई जाती है ये तो सरफेस पर नहीं आई है, लेकिन आरसीपी उपेंद्र कुशवाहा जो बिल्कुल अलग हैं, उनसे इनके जाकर के इनसे बात कराते हैं, कुछ न कुछ तो बात हुई होगी। अब रह गई बात
निश्चित रूप से कोई दांव खेलेंगे, अशोक चौधरी पर भी दांव खेल सकते हैं। अभी रमेश जी कह रहे थे, जो कर्पूरी ठाकुर के लड़के हैं, रामनाथ ठाकुर जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो हो सकता है कि रामनाथ ठाकुर जी के भी बनाने की बात हो चुकी। जो सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई है, जो जातीय जनगणना में जो ये आया है कि 36% ईबीसी है बिहार में, तो हो सकता है कि कोई अति पिछड़ा को ये जिम्मेवारी दे के बताना चाहे कि देखिए हमने तो अति पिछड़ा की बात ही नहीं की, बल्कि अति पिछड़ा को जिम्मेवारी दी। तो कोई ना कोई अंदर में खेल चल रहा है। अब रह गई बात कि आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ललन सिंह या वैसे जो विधायक जो आरजेडी से कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस्ड हैं या उनकी तरफ इंक्लाइंड रहते हैं, कहीं वो पार्टी टूट ना जाए और कोई अलग सत्ता का और सरकार की खेल ना हो जाए बिहार में। संभव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस हर संभावनाओं पर काम करके ही हम समझते हैं कि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, चूंकि अपने से ये कुछ नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि कार्यकारिणी में ये फैसला हुआ, फिर कहेंगे कि राष्ट्रीय परिषद ने इस पर मुहर लगाई, उसके बाद उनका निर्णय है, और फिर ये कर्पूरी जयंती है उसमें ये घोषणा करेंगे कि हम ऐसा चाहते हैं। इसलिए अभी हो सकता है कि बिहार में कोई और खेल हो। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आते हैं, देखिए सवाल कई सारे हैं, दर्शक लगातार कमेंट भी कर रहे हैं, और सवाल ये कि क्या वाकई नीतीश सबके हैं, और नीतीश सबके हैं मतलब नीतीश बीजेपी के भी हैं। कई लोग जब ये बात कहते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, अनायास ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। क्या सच में राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होने वाली है अब बेहद ही महत्वपूर्ण हो चली है ये बैठक? चूंकि अगर ललन सिंह पर कोई फैसला आता है, चूंकि अगर जनता दल यूनाइटेड की बात करें सर, तो बीते जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, आप लंबे समय से देख रहे हैं सर, सबसे ज्यादा अगर कोई नीतीश कुमार की पार्टी में से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने वाला कोई नेता रहा है तो ललन सिंह। और अभी देखिए कुछ न कुछ दूरियां तो दिख रही हैं, और खास करके इंडिया गठबंधन के बाद का जो स्वरूप बना है, मतलब चौथी बैठक के बाद, मैं खुद उस बैठक में था, आगे मैं बताऊंगा कि सर क्या क्या हुआ, अपने दर्शकों को भी बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये टूल भी यहां पर काम कर रहा है। रमेश तिवारी सर, देखिए आपकी जो बात है इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि बीजेपी बेचैन बैठी है उनको लेने के लिए। यही तो सबसे बड़ी समस्या है आशीष, कि अब उनके साथ क्या है कि उनकी सियासत में वो अब ट्रैप में इसीलिए फंस गए हैं, जो ये सियासी जो चक्र है, चक्रव्यूह में वो इसलिए फंस गए क्योंकि दूसरा जो विकल्प था, एक तरफ आरजेडी है और एक तरफ बीजेपी है। राजनीति के, बिहार की राजनीति के दो दूरी है इस वक्त। दूसरा जो है, जो लगातार बीजेपी सर्वे कराया बीजेपी ये मान के चल रही है कि अब वो लाइबिलिटी है, बीजेपी उनको एसेट नहीं मान रही है। तो बीजेपी ये मान के चल रही है कि जितना उनसे दूरी बनाई जाए। देखिए बीजेपी की ये सोच है कि 17 सीटें हम जीते थे पिछली बार, बीजेपी 17, 18, 19 जो भी सीटें जीती, वो ये मान के चल रही है कि बाकी तो जेडीयू जीती थी। अगर हम खराब से खराब जीतेंगे तो हम 5, 7, 10 इंप्रूव करेंगे, और ज्यादा भी इंप्रूव कर सकते हैं अगर बहुत अच्छा माहौल बन गया तो। और अगर ये इन लोग आपस में बंदरबाट इन लोगों की शुरू हो गई तो लड़ाई, तो इसमें बीजेपी कतई भी उनको वो स्पेस नहीं दे रही है। मुश्किल ये आ रही है नीतीश के साथ। अब वो करेंगे क्या? विकल्प क्या है उनके पास? विकल्प ये है कि बीजेपी उस फॉर्मूले को, या बीजेपी उस विंडो को, उस रोशनदान को, उस खिड़की को खोल नहीं रही है। तो अब वो उन्हीं सी ट्रैप में, अब वो डरा भी नहीं सकते आरजेडी को ज्यादा धमका भी नहीं सकते। उनके पास वो लिवरेज नहीं है। वो ब्लैकमेल करने का जो पोजिशनिंग होती है राजनीति में, सौदेबाजी करने के लिए आपके पास कोई होना चाहिए कुछ आधार, वो आधार उनको नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं ये बहुत नहीं उत्साहित होता कि ये वो परिषद में ये कर देंगे। वो पार्टी के अंदर संगठनात्मक बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वो इस अलायंस में बने रहेंगे। पार्टी में वो संगठनात्मक बदलाव इसलिए करेंगे कि वो फिर बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के वक्त कि शायद आपको लगता हो तो आप मेरे साथ गठबंधन कर लो। लेकिन ये सच है कि वो आए इसलिए गठबंधन में थे। वो लाख बार कहें, राजनीति में, सियासत में कोई एनजीओ या समाज सेवा करने नहीं आता है। सेवा, वो पावर चाहिए उसको, और वो समाज सेवा सत्ता के जरिए भी, अगर वो समाज सेवा करने आता भी है तो वो सत्ता के जरिए हो सकती है। तो वो आए थे कि कन्वेनर बना देगा ये अलायंस, जो नया अलायंस है, या संयोजक न भी बनाए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की तो दूर की कौड़ी है, क्योंकि वो बार बार जब वो 100 बार बोल चुके हैं अब तक कि मैं प्रधानमंत्री की पद की रेस में नहीं हूं। इसका मतलब है कि वो दोहराते हैं, वो याद दिलाते हैं लोगों को कि मैं हूं, मुझे भी कंसिडर करो। पहली बात, संयोजक, आरजेडी की चिंता ये थी कि ये संयोजक बने और हम यहाँ इन पे दबाव बनाए कि आप दिल्ली जाओ भाई, दिल्ली जाओ, अब तो बिहार तो हमारा है, तेजस्वी का है।
तो ये जो सियासत है डायमेंशन, जैसे गठबंधन के अंदर भी गठबंधन, इसको समझने के लिए आराम से दर्शक समझ लेंगे कि गठबंधन कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे की न ममता ने बात की न केजरीवाल ने बात की, लेकिन एक दिन पहले दोनों ने सेटिंग आपस में बातचीत की और वो दाव राहुल को बाहर करने के लिए, नीतीश को बाहर करने के लिए उन्होंने वो खड़गे वाला दाव चल दिया, क्योंकि खड़गे को ही पता है कि वहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठे थे और अगर उनके नाम की चर्चा ना हो तो बेशक वो रेमो करम पे है कि वो किसी और को नेता बना सकते हैं, लेकिन अभी तो वो सर्वे सर्वा नेता कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, तो खड़गे की वो मतलब अहमियत नहीं है। तो ये जो दाव खेला है, एक तीर से कई निशान किए हैं, निशान मारा है ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने राहुल गांधी को बाहर किया, नीतीश कुमार को बाहर किया। तो अब इसमें नीतीश के पास विकल्प ये है कि संगठनात्मक बदलाव वो कर देंगे पार्टी में, लेकिन अभी वो लालू के साथ, और सबसे बड़ी चिंता की बात है वहां बीजेपी तो भाव दे ही नहीं रही है। और हमने बताया कि शशि ने रिपोर्ट फाइल की थी, हमारे रिपोर्टर ने, कि पिछले 10-12 दिन में एक एक दिन का हिसाब था उसमें कि लालू और तेजस्वी से इनकी दूरी जो बनी है वो सार्वजनिक मंच पे बातचीत तो हो रही है, लेकिन कोई गठबंधन की बातचीत, कोई जो हर 2 दिन पे चले जाते थे वहां उनके घर पे या वहां से वो आ जाते थे बातचीत, उस मीटिंग के भी शॉर्ट्स देखिए, विजुअल देखिए आप, दोनों साथ में बैठे रहे लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा उन लोगों में मतलब आत्मीयता या बहुत गठबंधन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, वैसा कोई सीन नजर विजुअल में नहीं आया, तस्वीरों में नजर नहीं आया। हजारों की संख्या हमारे साथ दर्शक जुट रहे हैं। पंकज सिंह लिख रहे हैं, लालू नीतीश ने लास्ट 32 साल में बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट की फैक्ट्री में बदल दिया। तमाम तरह के कमेंट आ रहे हैं। नीतीश जी को इस बार पता चलेगा, नीतीश कुमार जी को एक सीट नहीं आएगा, वो अपने दम पे नहीं जीत सकते। कुछ लिख रहे हैं, नीतीश कुमार जिंदाबाद, हम यूपी के कुर्मी नीतीश कुमार के साथ हैं। कुछ समर्थक भी हैं उनके यहां पर, देवेंद्र शर्मा ये बात लिख रहे हैं और लगातार लिख रहे हैं कि आज लगभग 10 साल गांव घुमा हूं, विधानसभा में नीतीश और तेजस्वी को कोई टक्कर नहीं दे रहा है, ये दोनों लोकसभा मिलकर लड़ते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा। ये एक और हमारे दर्शक लिख रहे हैं, विनय कुमार सर जी, आ रही है सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? हम दर्शकों के कमेंट पढ़ रहे थे, लगातार दर्शकों के जो कमेंट हैं वो पढ़ रहे थे। विनय सर आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस बैठक में जैसा कि रमेश तिवारी सर कह रहे थे कि संगठनात्मक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब पानी सिर से इतना ऊपर चल बह चुका है कि नीतीश कुमार के लिए वापस उसी गठबंधन में आ पाना थोड़ा मुश्किल परेशानी का सबब हो सकता है? चूंकि लगातार लंबे समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, ठीक है आप ललन सिंह को आउट कर देंगे, लेकिन ललन सिंह आरजेडी के करीब है, हो सकता है आपकी पार्टी में भी टूट हो सकती है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में तो किसी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार वापस आ जाए तो ये भी कोई आश्चर्य नहीं, और लालू प्रसाद यादव चाहे तो माइनस नीतीश से सरकार भी बना सकते हैं। लेकिन चूंकि लालू प्रसाद यादव के साथ अभी ईडी वगैरह का प्रॉब्लम है, अभी उनके बेटे को उनको समन जारी किया गया है, तो वो थोड़े ट्रबल में है, दिक्कत में है। दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन में वापस लौटते हैं, इंडिया गठबंधन में, तो उनको केंद्र सरकार की ताकत का लाभ मिलेगा, राज्यपाल का सहयोग मिलेगा, तो ऐसे में वो चाहे तो कोई चेंज कर सकते हैं। इसमें हमको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको। लेकिन तोड़ जोड़ की जब राजनीति चलेगी तो लालू प्रसाद यादव भी तोड़ जोड़ के मास्टर माने जाते हैं बिहार की राजनीति में, और अगर उनके साथ ललन सिंह भी हो, ललन सिंह भी तोड़ जोड़ के राजनीतिज्ञ है, कई बार उन्होंने पार्टियों को तोड़ने का काम किया, आरजेडी के 5 एमएलसी को तोड़ने का काम किया चुनाव के पहले, और एक मैसेज देने का बिहार में काम किया कि भाई आरजेडी खत्म हो रही है। तो ललन सिंह जी को भी ये ताकत है कि वो तोड़ जोड़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से सांसदों का दबाव है, खासकर सांसद समझ रहे हैं जदयू के कि अगर हम बीजेपी गठबंधन के साथ अपना नाता नहीं बनाएंगे तो फिर दोबारा लौटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जो वोट है और जिस वोट पर वो जीते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत रही है। और जो नेचुरल एलाई की बात होती थी, नेचुरल एलाई भाजपा उनके रहे, शुरू से रहे, क्योंकि लंबे समय तक साथ काम करते रहे। अभी इधर तो ऊपर में तो तालमेल हो गया, लेकिन नीचे जमीन स्तर पर कितना तालमेल हो पाया ये परख तो चुनाव के समय होगा, जब लोकसभा का चुनाव होगा। तो मुझे लगता है कि सांसदों का भारी दबाव नीतीश कुमार पर है,
और नीतीश कुमार को जिस तरह से मोह भंग हुआ दिल्ली में, और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव भी उनको सहयोग खुलकर, मुझे तो लगता है कि खुलकर नहीं दिए, और नीतीश कुमार एक मुद्दा बनाने की कोशिश किए, हिंदी को लेकर एक विनय सर, चूंकि ये चौथी बैठक से पहले की बात है, मतलब हालांकि बैठक से पहले भी बहुत कुछ तय होता है, जाहिर सी बात है, निश्चित रूप से कोई आपसी बातचीत होती है तभी एक साथ लोग बैठते हैं। चूंकि मैं खुद उस बैठक को कवर कर रहा था सर, नीतीश कुमार की एंट्री अलग होती है, लालू प्रसाद की एंट्री अलग होती है, नीतीश कुमार निकलते भी अलग हैं, लालू प्रसाद भी अलग निकलते हैं, कोई साथ दोनों का दिख नहीं रहा है। जिस बात का जिक्र कर रहे थे अभी रमेश तिवारी सर कि लंबे समय का उन्होंने एक डेटा भी दिया कि अमुक अमुक तारीख को जब भी कार्यक्रम हुआ पहले साथ दिखते थे, साथ नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ अगर आप मंच भी नहीं शेयर कर रहे हैं तो जनता के अंदर भी कोई ना कोई द्वंद्व पैदा होता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चल रहा है ये बात। और चूंकि लगातार इस बात की चर्चा भी जोरों से है कि नीतीश कुमार को कुछ मिल नहीं रहा है, आपको लगता है कि यही एक कारण है कि अब तक 4 बैठकों में नीतीश कुमार के लिए हासिल कुछ नहीं हुआ और वो चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से सीट शेयरिंग पर बात करिए तभी आगे कोई बात बढ़ेगी, और यही वजह है कि लालू प्रसाद से भी उनकी दूरी बढ़ रही है, सीट शेयरिंग पर भी पेच फंस सकता है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर जेडीयू के 16 सांसद हैं तो उनमें भाजपा का भी वोट शामिल है, एनडीए का वोट शामिल है, तभी वो 16 की संख्या पे पहुंचे थे, 39 सीटें आई थी एनडीए को। देखिए, नीतीश कुमार जी को जो नजदीक से जानते हैं वो जानते हैं कि जब नीतीश कुमार नाराज किसी से होते हैं तो थोड़ा दूरी बनाते हैं, बातचीत कम करते हैं। आप अगर सामने खड़े हैं तो लगे अनदेखा कर देंगे आपको, आपका नोटिस नहीं लेंगे, ये उनके स्वभाव में। तो अब पता चल जाता है कि नीतीश कुमार आपसे नाराज हैं या आपसे खुश हैं। हम लोग काफी लंबे समय तक उनको कवर किया और उनके बॉडी लैंग्वेज से हम लोग समझ जाते थे किस व्यक्ति से वो खुश है और किस व्यक्ति से वो अभी नाराज है। तो नीतीश कुमार को कहीं न कहीं जरूर जो रहा कि भाई जिस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए इंडिया गठबंधन में और जिस तरह से लालू जी को कहना चाहिए, मुझे लगता है कि लालू जी ने इसकी पहल नहीं की। और लालू प्रसाद यादव भी कहीं न कहीं मन में उनको तो ये ठेस जरूर रहा होगा नहीं कि आज नीतीश कुमार के कारण मेरी ऐसी दुर्गति हुई, नीतीश कुमार ने ही केस कराया और नीतीश कुमार के कारण आज नहीं तो भाई आज अगर लालू प्रसाद यादव पर अगर कोई केस मुकदमा नहीं होता तो भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद यादव एक बहुत बड़े लीडर होते और बहुत बड़ी चुनौती पेश करती और लालू प्रसाद यादव विपक्ष के बड़े चेहरे हो जाते, प्रधानमंत्री के रेस में वो भी शामिल हो जाते। तो कहीं न कहीं उनके मन में भी ये भाव होगा और इसलिए वो नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं। हाँ, बिहार की राजनीति को समझने की जितनी क्षमता लालू प्रसाद यादव में होती, बहुत कम लोगों को उतनी क्षमता है। वो वर्तमान परिस्थिति में नीतीश को सहयोग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो पिछड़ा गोलबंदी है वो मेरे पक्ष में रहे, आगे आने वाले चुनाव में मेरे बेटे के पक्ष में रहे, मेरा बेटा तेजस्वी आराम से मुख्यमंत्री बन जाए। तो इसके लिए वो चल रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं और उसमें नीतीश कुमार का सहयोग ले रहे हैं, अपने बेटे को प्रशिक्षित कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ काम करने के कारण, क्योंकि नीतीश कुमार के पास लंबा अनुभव है, 18 साल मुख्यमंत्री रहे, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, 6 बार लोकसभा के सांसद रहे, तो लंबा अनुभव है। तो उस अनुभव से तेजस्वी भी सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव भी ये चाह रहे हैं कि बेटे को पूरी ट्रेनिंग मिल जाए, लेकिन आज की तारीख ठीक है सर, आ रहे हैं आप। कई सारे सवाल हैं आपके पास भी आएंगे हम जरूर, बहुत सारे ऐसे एकेडमिक सवाल को लेकर के भी नीतीश कुमार की राजनीति से जुड़ा हुआ, चूंकि लंबे समय से आप कवर करते रहे हैं। रमेश तिवारी सर, क्या वजह हो सकती है, चूंकि देखिए ये सब कोई मान रहे थे कि अगर लालू प्रसाद नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाते हैं, वहां पर आएंगे हम, ललन सिंह वाले मुद्दे पे आएंगे, चूंकि इंटरलिंक है दोनों मुद्दा, इसलिए इस बात को हम रख रहे हैं यहां पर। क्या वजह हो सकती है कि वो नीतीश कुमार का नाम आगे नहीं बढ़ाते, या फिर ऐसा भी कि लालू प्रसाद की उस मीटिंग में नहीं चली, अगर ममता बनर्जी और केजरीवाल मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार वहां पे पिछड़ गए, उनके नाम का तो किसी ने प्रस्ताव रखा नहीं, और जब रखा नहीं तो 25 तक तो नीतीश कुमार फिक्स हैं बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए, अगर तेजस्वी यादव पार्टी नहीं तोड़ते हैं या फिर जैसे अभी चल रहा है वैसे सब चीज चलता रहा तो। देखिए आशीष, उसमें आप ये समझिए कि मतलब नीतीश कुमार के लिए या बाकी लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए वो गुगली थी,
वो गुगली थी, एक तीर से कई निशाने करने उन्होंने निशाने साधे। तो वो एक तरीका था ममता बनर्जी को, क्योंकि ममता बनर्जी सबको, देखिए ये अलायंस ही मतलब एक तरह से माहौल बनाने की बात है, खाली साझा मंच करेंगे। सीट तो वैसे भी ममता कितनी सीट देंगी कांग्रेस की? 2 सीटें, 3 सीटें। अखिलेश कितनी सीट दे देंगे? 5 सीटें। बिहार में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ लेगी? 5 सीट, 7 सीट। तो ये अलायंस ही, ये तो पहले से सब साथ है ना, 2019 में भी साथ लड़े हैं। नीतीश अलग थे, समाजवादी पार्टी कांग्रेस, उधर बंगाल में भी अधीर रंजन के लिए सीट छोड़ा था ममता ने। तो ये देखिए, ये कहने की बात है। अब देखिए, अब आ जाइए मुद्दे पे, ये गुगली थी उन लोगों के लिए। आप कह रहे हैं कि लालू ने सपोर्ट नहीं किया। लालू तो खूब चाहते हैं, लालू दिल से चाहते हैं कि नीतीश चले आए, उनको कन्वेनर बना दे। वो तो माहौल बना रहे थे, 10 दिन पहले भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयानबाजी की थी। लेकिन मामला यहां ये नहीं है, मामला नीतीश की छवि का है। देखिए, नीतीश दो मुश्किल, जो बार बार लोग बोलते हैं एक्सपर्ट, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, 2 है। एक तो वो बिहार, जो नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल दुनिया को बेच पाए भारत को, वो उनके पास वैसा कोई मॉडल नहीं है। उन्होंने बिहार की पूरा कायाकल्प नहीं कर दिया कि बिहार एक मॉडल स्टेट है और बिहार में तरक्की बहुत हो गई और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया। वैसा कुछ बिहार मॉडल नहीं है, पहली बात। दूसरा कि उन्होंने उलूल जुलूल पीछे 6 महीने 1 साल से, वो उनके व्यक्तित्व में वो दोष आ गया हो या स्टेटमेंट जो दिया उससे वो लोग काफी नाराज। ममता तो देखिए पटना भी नहीं आई उस मीटिंग के लिए, ईस्टर्न काउंसिल की मीटिंग के लिए। नीतीश जी तो सबसे पहले ममता से शुरुआत की थी ना उन्होंने, उड़ीसा बिजू नवीन पटनायक, ममता, कांग्रेस से तो बाद में आए थे मिलने, लेकिन बातचीत हो रही थी। लेकिन वो ममता वहां गए थे सेक्रेटेरिएट बंगाल में, हावड़ा में। तो कहने का मतलब ये है कि ये ममता ने और अरविंद केजरीवाल की गुगली थी, जिसको ये लोग नहीं भांप पाए। उस तीर से उन्होंने 2 शिकार किए। ममता को पता है कि राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा कांग्रेस में, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर भी प्रोजेक्ट कर देंगे तो थोड़ा बहुत लोग आपस में, कम से कम अलायंस में सपोर्ट है उनका, 10-12 पार्टियां कम से कम खड़गे का नाम चाहती हैं। तो राहुल गांधी को तो कोई भी नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को बाहर किया, प्रियंका को कंसिडर भी नहीं किया, सोनिया गांधी को कंसिडर ही नहीं किया। अब आ गया नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को भी कंसिडर नहीं किया। तो वो एक गुगली थी, उसमें लालू कुछ नहीं कर सकते थे। लालू बहुत अच्छे से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि नीतीश केंद्र की राजनीति में चले जाएं, लेकिन लालू की खुद कैसे चलेगी? लालू तो उतनी नहीं चल पा रही है। वैसे भी उन्होंने जितनी बैटिंग करनी की थी, फील्डिंग करनी थी, वो की, लेकिन उस बैटिंग का रिजल्ट, हमेशा तो मैच जीत नहीं पा रहे हैं। और नीतीश को कहीं ना कहीं राइटिंग ऑन द वॉल ये दिख रहा था, जब वो बार बार बेसब्र होकर कह रहे थे, अरे बहुत देर हो गया जी, बहुत देर हो गया। वो उनके बयानबाजी उस वक्त याद कीजिए कि जब कांग्रेस की श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मीटिंग हो रही थी, तभी उन्होंने कहा था। देखिए, इन सबको पता है कि हमारा कैडर, हमारा कार्यकर्ता, हमारे एमपी, हमारे एमएलए, पार्टी टूटने की बात आप कह रहे हैं, पार्टी जब टूटेगी वर्टिकली तो वो तो इलेक्शन के बाद आप देख लीजिएगा, लोकसभा के बाद कितनी टूटेगी, भागम दौड़ होगी। उनके मंत्री जो दिन रात उनके साथ घूमते हैं, वो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, जो उनके लिए बैटिंग करते हैं दिन रात, उनके फ्रेम में दिखते हैं, वो पहले बीजेपी में भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग बेसब्र हैं और नीतीश को ये फीडबैक काफी दिनों से मिल रहा है। लेकिन नीतीश को लगा कि चूंकि उन्हें कोई पद मिल जाएगा और वो बिहारी अस्मिता के नाम पे बैटिंग कर लेंगे और बिहार में माहौल बना लेंगे, तो कम से कम वो बीजेपी को आधी आधी सीट पे भी टक्कर दे पाएंगे और वहां तक रोक पाएंगे। ठीक है, चलिए विनय सर, देखिए जो ललन सिंह का हमला था, एक बार फिर से हम ललन सिंह की तरफ रुख कर लेते हैं, चूंकि 2-2 हिस्से में हम इस डिबेट को बांटकर कर रहे हैं और दोनों मुद्दे कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक है। ललन सिंह का जो हमला था, कल भी जब आप देखेंगे सर, बिहार तक पे उनका बयान वो है भी कि उनका सीधा सीधा हमला होता है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर। लगातार नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं ललन सिंह और सुर्खियों में भी खूब रहते हैं, चाहे पार्लियामेंट पर मुद्दा, पार्लियामेंट में लोगों के घुसने का मुद्दा हो, घुसपैठ का मामला हो, बेरोजगारी का, महंगाई का, तमाम मुद्दे ललन सिंह उठाते रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार डायरेक्ट नाम लेने से बचते रहे हैं, या फिर अगर आइडियोलॉजिकली भी देखें सर, नाम लेने की छोड़ दीजिए, आइडियोलॉजिकली भी नीतीश कुमार डायरेक्ट कभी आरएसएस के खिलाफ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। वो लगातार जो है मतलब वही कि अरे आप लोग दिखाते नहीं हैं, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कभी कभी तो आरजेडी के मंत्रियों को भी सलाह देते नजर आ जाते हैं स्टेज से। तो क्या आखिर क्या कुछ चल रहा है? और एक बात, एक परसेप्शन ये भी है, लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह जब अब बिहार आ रहे हैं तो पहले जितना हमलावर थे उतना हमलावर अब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि 40 लोकसभा सीट में अगर जेडीयू के साथ वो होते हैं तो 39 पर बाजी मार लेते हैं। इससे ऊपर क्या हो सकता है? 40 ही हो सकता है सर। तो संभावित 2024 के परिणाम को, 2019 के परिणाम को देखते हुए संभावित 2024 में भारतीय जनता पार्टी भी फूक फूक कर कदम रखना चाह रही है
और आने वाले दिनों में नीतीश से उनको कोई परहेज भी नहीं हो सकता है, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। देखिए आशीष, सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी लोकल जो परिस्थिति है उसका भी मूल्यांकन करती है और कैसे उसका वोट बैंक बढ़े उसके लिए वो सदैव काम करते रहती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो लोग विधानसभा चुनाव में भर भर पेट गाली दिया करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनको भी राजभर वगैरह को उन लोगों भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम अमित शाह जी ने किया, क्योंकि अमित शाह जानते हैं कि राजनीति में 1+1 11 भी हो जाता है। तो उस दिशा में वो काम करते हैं, वो किसी को छोड़ते नहीं। वो कांग्रेस की तरह नहीं कि अगर अखिलेश मध्य प्रदेश में सीट मांग रहे हैं 5, अंत में 1 सीट भी मांग रहे थे कि भाई मेरा कम से कम प्रदेश अध्यक्ष तो लड़े, 4 सीट दे दीजिए, 5 सीट। तो अहंकार में कमलनाथ किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। गोंडवाना जो पार्टी है तो उसके लोग चाहते थे गठबंधन हो, गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर समझती है कि इनके पास वोट है, वोट की ताकत है, तो वो उसके साथ समझौता करने में भारतीय जनता पार्टी कभी देर नहीं करती। आप देखिए ना, चिराग पासवान और पारस जी 2 गुट है, चचा भतीजा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई कि वोट की राजनीति में चिराग का कोई मुकाबला नहीं है, तो चिराग की तरफ है प्रधानमंत्री इंक्लाइंड हो गए और जिस तरह से उन्होंने गले लगाया तो एक मैसेज देने का काम किया। फिर जिस तरह से रामविलास जी की चर्चा हैदराबाद की मीटिंग में कर रहे थे, वो भी मैसेज गया कि भाई प्रधानमंत्री बार बार रामविलास जी, चिराग जी की चर्चा करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वोटों को समेटने में, वोटों को जोड़ने में विश्वास करती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा, ये इसीलिए सफल हो रहे हैं कि ये वोटों की दृष्टिकोण से राजनीति कर रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार को भी जोड़ने में कहीं कामयाब हो गए तो फिर आरजेडी की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी बिहार में। और फिर एक तरफा अब ये नहीं कह सकते, लेकिन एक तरफा मुकाबला हो जाएगा। वैसे भी आपको बता दें आशीष कि जो नीतीश कुमार को नेता नहीं बनाया गया, इससे सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश है। अगर उनको प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बना दिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी को सीट जीतने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती। अब भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को 2005 के पहले का लालू राज याद दिलाना पड़ेगा, क्या था स्थिति। और ये बात नीतीश कुमार भी बोल देते हैं कभी कभी सभा में, 2005 के पहले की क्या स्थिति है, क्योंकि नीतीश कुमार की भी पूंजी वही है कि 2005 के पहले का बिहार क्या था, आज का बिहार क्या है। नए लड़कों को जानना है, अपने बाप से पूछो, इस तरह का भाषा का प्रयोग भी करते हैं मीटिंग में। भाई पूछो जाके, जानो 2005 के पहले का बिहार किस तरह था, किस तरह अपहरण उद्योग चलता था, किस तरह से शाम होते ही लोग घर में घुस जाते थे। तो नीतीश कुमार की भी तो यही लोकप्रियता का राज है, या नीतीश कुमार की भी यही यूएसपी है कि 5 के बाद उन्होंने जो बेहतर काम किया, जो बिहार को बेहतर करने का काम किया, सड़कों के माध्यम से, पुलिया के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, जो कुछ अच्छे काम उन्होंने किए, उसी की बदौलत तो नीतीश कुमार इतना दिन तक राज करते रहे। तो मुझे लगता है आज गांव का स्वरूप बदला है। आप अगर अभी गांव में जाएंगे तो गांव में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, गांव में थोड़ा खुशहाली दिखाई पड़ता है। ठीक है रमेश तिवारी सर, एक बार फिर से जो नाराजगी की वजह है वो तमाम उसके वजह गिनाई जा सकती हैं, लेकिन देखिए जनता दल यूनाइटेड के वो नेता ललन सिंह की भी बात कर लेते हैं, जो लंबे समय तक नीतीश कुमार की पीएम दावेदारी पर हां में हां मिलाते रहे। अब लंबे समय से वो भी चुप हैं, तेजस्वी यादव भी चुप हैं। ठीक है, आरजेडी के कुछ नेताओं द्वारा प्रेशर पॉलिटिक्स किया गया कि भाई वो केंद्र में चले जाएंगे, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे ललन सिंह का चुप होना क्या नीतीश कुमार को खटक रहा होगा, क्योंकि बार बार जब आप ये बात कह रहे हैं कि वो हमको नहीं बनना, भाई उन्हीं में उनका हाथ छुपा हुआ है। ललन सिंह जो बोलते थे अब नहीं बोल रहे हैं और लगातार इस तरीके से हमलावर हैं जैसे आरजेडी के नेता भारतीय जनता पार्टी पर होते हैं अक्सर। क्या ये बात नीतीश कुमार को खटक रही है और उनको लग रहा है कि उनका पार्टी का कमान जो है वो कुछ ज्यादा ही ललन सिंह अपने हाथों में ले रहे हैं, जिस वजह से भी ललन सिंह को नुकसान उठाना पड़ सकता है? आशीष, ललन सिंह तो अभी मौजूदा चेहरे हैं ना,
फिर उसमें हम तो इंस्टीट्यूशन के प्रॉब्लम है इनका। वो तो उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा में क्या प्रॉब्लम था, उसके पहले आरसीपी सिंह में क्या प्रॉब्लम था, उसके पहले प्रशांत किशोर में क्या प्रॉब्लम था। उनके उनकी दिक्कत ये है, उनकी राजनीतिक में उनका पैटर्न है वो सियासत। वो किसी को जब करीब लाते हैं तो उस पर उतना ही शक और शुबा करते हैं, राजनीति में होता है। लेकिन आपको टीम बनानी पड़ती है, आपको मैसेज देना पड़ता है। दूसरी तरफ आप किससे लड़ रहे हैं? मोदी से। और कितने साल से अमित शाह उनके साथ है? 25-30 साल से ज्यादा से साथ है इन दोनों की। तो वो जो आप जब एक टीम बनाते हो, भाई ये ललन सिंह खुद से तो नहीं कह रहे हैं, आप ही ने बीजेपी को छोड़ के और वो आप आरजेडी का दामन थामा। तो आपको भी गाली देनी चाहिए। अगर आपका भी भरोसा नहीं है तो नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी में कमी है। भाई अगर आपको वोट चाहिए मुसलमानों के, तो लालू तो आरएसएस और बीजेपी को गाली देते हैं ना। वो किस लिए देते हैं? मुसलमानों का वोट लेने के लिए तो देते हैं। तो इसलिए नीतीश, मुझे यहां पे लगता है ललन सिंह में समस्या मुझे नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि आप खुद कंफ्यूज हैं। तो कंफ्यूज है तो कार्यकर्ता और लीडर भी कंफ्यूज होगा। तो उसमें यह है कि और आपको जो जिसको आप सत्ता देते हैं, उत्तराधिकारी, जैसे आपने अध्यक्ष बनाया, तो अध्यक्ष से ही समस्या होती है ना। उनको तीसरे नंबर के पंक्ति से नेता से प्रॉब्लम नहीं होती है। अशोक चौधरी को उन्होंने चने के झाड़ पे चढ़ाया, तवज्जो देना शुरू किया। वो इसलिए दिया ताकि वो ललन सिंह के सामने उसको एक पैरेलल सत्ता बना सके। ये हमेशा से वो करते रहे। जब अध्यक्ष अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सर भी इस पर प्रकाश डालेंगे। अशोक चौधरी का भी नाम आ रहा है सामने सर। नहीं, एक दलित चेहरा है, और आप बताए ना जिस तरह से चिराग हमलावर है, तो उसके काट में नीतीश कुमार ये दांव खेल सकते हैं। अगर अति पिछड़ा बनाना होगा तो रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। कर्पूरी ठाकुर की एक लोकप्रियता थी बिहार में, ईमानदार नेता माने जाते थे, मुख्यमंत्री रहे, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। और आरक्षण भी उन्होंने 2 वर्गों में बांटकर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में देने का काम किया। तो उनके पुत्र हैं रामनाथ ठाकुर, उनका भी क्रेडेंशियल, बिहार में मंत्री रहे, लंबे समय तक एमएलए एमपी हैं, तो वो भी बहुत योग्य है। कर्पूरी ठाकुर के पुत्र होने के नाते उनकी लोकप्रियता भी है, तो उनको भी बना सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार जी की जो इच्छा होगी उसके अनुरूप वो काम करेंगे, और उसमें उनकी पार्टी कभी आड़े नहीं आएगी। आज भी पार्टी में बहुसंख्यक जो कार्यकर्ता है वो नीतीश कुमार के दीवाने हैं, नीतीश कुमार के कार्यकाल में बढ़े हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं में अगर आप बात करेंगे तो ज्यादातर कार्यकर्ता इसलिए दुखी है कि ये लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कार्यकर्ता जमीनी लड़ाई लड़कर नेता बने हैं, अपने अपने जगह में, प्रखंड में, जिला में नेता बने। आज उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस बात से वैसे कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी है कि भाई क्यों चले जाते हैं, आपको यहां रहना चाहिए इसी गठबंधन में। लेकिन चूंकि राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार हैं, जानते हैं, जब ये बन रहे थे मुख्यमंत्री, कोई नहीं सोचता था इतना दिन, खुद नीतीश कुमार नहीं सोचते थे कि हम इतना दिन, कहते थे, हम लोगों से बार बार कहते थे एक बार मुख्यमंत्री म्यूट पे है सर, विनय सर म्यूट पे हैं जी, बोलिए। कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो जो संकल्प लिए थे वो करके भी दिखाए। तो नीतीश कुमार जो ठान लेते हैं वो करते हैं। अब जहां तक गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, तो उसमें इनकी बहुत ताकत नहीं है, बहुत मैक्सिमम अगर क्या है, इनके पास 16 लोकसभा सदस्य हैं। आगे भी अगर जीत जाए, 100% जीत जाए, तो 16 हो सकता है लोकसभा सदस्य। इसके बाद 17 का तो कोई गुंजाइश है नहीं इनके यहाँ। तो इंडिया गठबंधन में जो ताकत नहीं है, और दूसरा ममता बनर्जी और केजरीवाल जो है, दोनों मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, दोनों अपने बलबूते मुख्यमंत्री बने हैं। जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश को बनाने का काम किए, लेकिन ये लोग जो है ममता बनर्जी, केजरीवाल, अपनी बदौलत बनने का काम किए। तो ये लोग बहुत समझबूझकर खड़गे साहब का नाम, क्योंकि खड़गे साहब दलित हैं, और खड़गे साहब के दलित होने का लाभ पूरे देश में पार्टी को मिल सकता है। वो स्टालिन को भी मिलेगा, वहां बेंगलोर में भी मिलेगा, तेलंगाना में भी मिलेगा, यूपी में 22% आबादी दलितों की है, बिहार में 20% आबादी दलितों की है। तो दलित की आबादी पूरे देश में है। तो नीतीश कुमार की जो जाति है, वो जाति में भी कुर्मी जाति में इनका उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं है। पहले भी लड़के देख चुके हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। वहां चूंकि जो जातिवादी नेता रहे हैं, जो जिनका अपना रहा है,
उनका दूसरे राज्यों में कहाँ कभी प्रभाव रहा? अब देखिए, कभी मुलायम सिंह का प्रभाव बिहार में नहीं रहा, कभी लालू जी का प्रभाव उत्तर प्रदेश के यादवों पर नहीं रहा। ये लोग अपने क्षेत्र तक सीमित रहे। नीतीश कुमार, रमेश तिवारी सर मतलब जी से भी आइडियोलॉजिकल भी देखें और उसके बाद बयानों को लेकर के देखें तो एक गजब तरह का कंफ्यूजन जेडीयू के अंदर दिखती है। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के उनके कई सारे जो नेता हैं उनका बयान कभी कुछ आता है। आरजेडी भी नीतीश कुमार असहज जरूर फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि लंबे समय से ये असहजता है, चाहे पार्टी के अंदर की असहजता हो और या पार्टी के बाहर की भी। नीतीश कुमार जो सोच रहे थे उनके साथ वो हुआ नहीं दरअसल, भले ही वो लगातार डिनाई करते रहे इस बात को। इस असहजता की वजह से भी वो जो है अब मतलब अब तब की स्थिति में भाई कोई फाइनल डिसीजन तो लीजिए, कम से कम बार बार वो आगाह कर रहे हैं। और इस बैठक में भी जब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को जब कहा गया कि संयोजक बनने की बात उठी तो नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया कि भाई आज आप संयोजक बना देंगे, सीट तय नहीं होगा, तुम संयोजक बन के क्या करेंगे, पहले सीट तय करिए। बार बार ये दबाव। तो क्या लग रहा है कि ये कंफ्यूजन इतना क्यों क्रिएट होता है नीतीश कुमार के लिए, उनकी पार्टी के लिए? ठीक है, वो खुद क्रिएट करते हैं। ऐसा यू टर्न तो है जो यू टर्न, अब तो मतलब राजनीति में यू टर्न लेने की भी एक लिमिट होती है। आप हर 2 साल बाद ये सोचोगे कि जनता जो है वो हमारा वोट बैंक मेरी जेब में है और वो आएगी ही आएगी और वो हमें वोट देगी ही देगी, तो ये सोचना गलत है। आप ग्रांटेड नहीं ले सकते वोटर को। आप वोटर को ये ना सोचो कि मेरे साथ हम जहां जाएं, जिस रास्ते पे चले जाएं, चलो इधर चलो, इस रास्ते से जाएंगे, कभी इस आइडियोलॉजी से मुड़ जाएंगे, वैसा नहीं है। इसमें इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। और रही बात आप जो बार बार कह रहे हो ये कि कंफ्यूजन क्यों शुरू होता है, वो ये पहले दिन से ही शुरू होता है। जब वो पहली बार 2014 में उन्होंने फैसला किया कि अकेले लड़ेंगे, तो वो अकेले जीतन राम मांझी को सत्ता सौंप के फिर वो सारा उन्होंने नाटक किया, सियासी नाटक। फिर उसके बाद वो अकेले लड़े तो 1 या 2 सीटें आई और दो सीटें। बहुत मुश्किल दौर था उनके साथ। वो फिर सियासत में आए दोबारा, तो एक्टिव पॉलिटिक्स मतलब सत्ता में उन्होंने सत्ता सीएम दोबारा कुर्सी ली। तो ये जो वो खुद ही क्रिएट करते हैं। जब वो पहले दिन आ गए तो नेचुरली है कि मुझे याद है कि मैं कितने जेडीयू नेताओं से बात करता था इस डिबेट में। ऐसे जेडीयू नेता आते थे जो यहाँ तो डिबेट में नीतीश जी बहुत महान नेता हैं, नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नीतीश जी, और जैसी डिबेट खत्म होता था मुझे फोन करते थे, अरे नीतीश जी ने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, रमेश जी आप तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप तो आपका तो क्लियर रहता है। तो ये जो सोच है कर रहे हैं अमित कि भारतीय, जो देखिए दर्शकों का सवाल चूंकि बार बार हम इस डिबेट में ले रहे हैं और दर्शक चूंकि हमारे पैनलिस्ट से भी सवाल पूछ सकते हैं। अमित कुमार सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को साथ लेगी तो बीजेपी का वोटर नाराज हो जाएगा। आज बीजेपी का वोटर सवर्ण, अति पिछड़ा वर्ग, दलित सब में है, नीतीश कुमार को साथ ही। इसी सवाल को मैं बार बार एड्रेस कर रहा हूं कि हम ये मुगालते में हैं कि बीजेपी तैयार बैठी है। भाई बीजेपी ने 36 सर्वे करा लिया आशीष। बीजेपी के नेता अब ये मानते हैं कि वो आरजेडी के साथ ही रहे उस गठबंधन में, तो ही हमारी जीत सुनिश्चित होगी। ये मैं आपको बीजेपी के 95% वर्कर का फीडबैक दे रहा हूं, वोटर का फीडबैक दे रहा हूं, क्योंकि एक वक्त आता है आशीष कि इधर चले गए उधर चले गए, तो लोग, जनता जो है ना इतनी मूर्ख नहीं है आशीष कि हम आप जिसके साथ चले जाएंगे वोटर भी मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। ऐसी राजनीति, ये देखिए, 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, जनता आपके नेता मानती है तो आपके पीछे पीछे आ जाएगी, पर ये लगातार हो जाए ऐसी एश्योरेंस कोई नहीं है। इसलिए बीजेपी कन्नी काट रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि वो अलायंस हो, वो अकेले जाना चाहती है। और वो छोटे छोटे जो उनके पार्टनर हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, उनका ऑलरेडी अलायंस है, सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, तो वो नहीं चाहते कि वो छोटे छोटे जो एलाई है वो नाराज हो जाए। उनका वोट ज्यादा कीमत है। वो बाकायदा ये कोशिश करेंगे कि जो वीआईपी पार्टी के जो नेता हैं हमारे सानी, उनको लाने, वो ज्यादा जद्दोजहद परेशान उनके लिए हैं, क्योंकि वो 20-30 लाख 40 लाख उत्तर बिहार में मल्लाहों का वोट है, तो वो नीतीश से ज्यादा परेशान उनको लाने के चक्कर में है। अब मेरी अभी जानकारी है कि वो लगातार उनकी बातचीत हो रही है वो, और पिछले 1 महीने में उन्होंने अटैक भी कम कर दिया। लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं और सहनी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार भी कह रहे हैं। कई सारे दर्शक हैं उनके, मतलब माफ करिएगा दर्शक नहीं, उनके कार्यकर्ता, दर्शक तो हैं ही। लेकिन विनय सर, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सच में जो बात रमेश तिवारी सर कह रहे हैं, आखिरी सवाल ले रहा हूं सर आपसे, वक्त चूंकि इजाजत मांग रहा है, कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी उतने मनोबल के साथ तैयार नहीं बैठी है? हो सकता है कि ले कुछ शर्तों के साथ ले, लेकिन जो पहले वाली बात थी वो बात अब नहीं रही।
देखिए, खनक तो जो पहले थी वो नहीं रहेगी, वो बात है। और एक कहावत कहावत भी है, रहमन धागा जब टूटता है, रहीम कवि का है कि जब धागा टूट जाता है एक बार तो फिर जुड़ता है तो गांठ पड़ जाता है उसमें। तो पहले जो गठबंधन था, जिस तरह का गठबंधन था, उस तरह का गठबंधन में नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर थे। आज उनको पीछे की सीट पर बैठना पड़ेगा। आज ड्राइविंग सीट पर अमित शाह रहेंगे, नरेंद्र मोदी रहेंगे, नड्डा रहेंगे, तो अब उनकी स्थिति कमजोर। लेकिन हमारा आज भी मानना है कि अगर नीतीश कुमार जाना चाहेंगे तो बीजेपी जरूर लेगी, इसलिए कि बीजेपी जानती है कि भाई 5%, 10% या 12% वोट अगर मेरे साथ आ जाता है तो हमारी स्थिति और मजबूत होगी। ठीक है, अब जिन शर्तों पर नीतीश कुमार आते थे, अपने अपने शर्तों को अनुसार चलाते थे, वैसी बात नहीं रहेगी। आज बीजेपी भी फ्रंट खेल रही है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बैक फुट पर है। लेकिन अगर आना चाहेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, आखिरी सवाल दोनों मेहमानों से एक एक मिनट में ले लेंगे। एक ही दिन दोनों बैठक हो रही है सर जेडीयू में। सांगठनिक बैठक ये है, अगर नीतीश कुमार के संगठन में ये कि चलिए वापस घर वापसी हो, तो नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर घर वापसी का ऐलान करेंगे या फिर अभी इसमें वक्त है? रमेश तिवारी सर। देखिए, ऐसे नीतीश कुमार इस तरह से संगठन में बैठक होगी, उन्होंने ये देखिए, इसके पहले जितने भी एमपी और एमएलए से बैठक हुई, सबने यही कहा एक सुर से 80% ने कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए। तो क्या वो चले गए? वो चीजों को टटोल रहे हैं। असल में वो इस बहाने दबाव भी बना रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला के वो कांग्रेस को एक और मौका देना चाह रहे हैं, ममता को, कि भैया ऐसा है कि मेरे पास ये रास्ता है कि मैं निकल जाऊंगा। तो वो दबाव की, ब्लैकमेल की राजनीति उन्होंने हमेशा शुरू से की है। और वो एक ये जो मीटिंग भी है, ये इसलिए उन्होंने इसीलिए बुलाई है। अभी वो जल्दबाजी में कुछ फैसला नहीं करेंगे। वो ये कतई भी नहीं दिखाएंगे कि मुझे कन्वेनर नहीं बनाया तो मैं एक संयोजक का भूखा था, और मुझे नहीं बनाया तो मैं इस गठबंधन से उस गठबंधन चला गया। ये जब भी होगा, मेरा अपना मानना है, लोकसभा के रिजल्ट के बाद होगा, जब उनकी फजीहत ज्यादा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी खासी संख्या में हमारे साथ दर्शक जुड़े। तमाम दर्शकों के सवाल भी हमने लेने की कोशिश की, और इस लाइव सेशन के जरिए। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? रमेश तिवारी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चलिए ठीक है। विनय सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि हम इस लाइव सेशन के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी क्या सच में है या फिर ये बातें सिर्फ हवा हवाई हैं, और सांगठनिक लिहाज से ये जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और तमाम मुद्दों पर विचार किया जाएगा। चूंकि कल ही जब नीतीश कुमार अपने जेडीयू के सांसदों से मिल रहे थे तो उन्होंने टास्क दिया कि कभी भी चुनाव हो सकता है। तमाम सियासी समीकरण है, तमाम अपने प्रेडिक्शंस हैं, और इन सब के बीच क्या कुछ बड़ा फैसला होता है, क्या कोई सांगठनिक बदलाव सच में जेडीयू में होता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। और इस पूरी खबर पर लगातार हमारा जारी रहेगा। ये लाइव सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर देते रहिए। इसी तरह लाइव सेशन में हम आपको जोड़ते रहेंगे और आपके सवाल भी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।